Now, uh, then the question was, what financial market ensure the mobilization of fund? हम और स्मूथ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब होता है इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट अफोर्डेबल कॉस्ट। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाई वी नीड अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। बात आई कि इकोनॉमिक ग्रोथ की, and economic growth is nothing but production and consumption of goods and services. Economic activity means, and economic growth is measured through GDP। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो तभी होगा वेन एवर देयर इज अ डिमांड, एंड डिमांड तभी होगी वेन एवर देयर इज अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, and that will lead to increase in purchasing power, and therefore it will create the demand, and to cope up that demand we need to increase the supply side। और जब सप्लाई साइड बढ़ेगी तो इसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंजप्शन के लिए वो बढ़ेगा, एंड उसी को हम बोलते हैं जीडीपी का बढ़ना। तो एंड फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट there are three basic ingredients which we need. One is that there should be excellent infrastructure। सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन जो है इजी होना चाहिए, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज फंडिंग, एडुकेट फंडिंग, मतलब स्मूथ एंड अफोर्डेबल फंडिंग ये होनी चाहिए। इफ दीज थ्री थिंग्स आर अवेलेबल इन एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, दोज who have a higher level of GDP, तो आप देखेंगे in terms of all these three elements they are excellent, they have excellent infrastructure, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, और चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। they have a very simple and one window clearance for the documentation, they don't have any complexities in the documentation process। And the third one is there is adequate funding and at affordable cost is also there, and that is why they are developed nation, because they ensure all these things. In India we lack in terms of infrastructure, also in documentation we have a very complicated procedure, funding is also very typical, it is not easily available। uh, and as far as funding is concerned, this is our concern, that is the financial system। A sound financial system ensures funding easy and affordable। और फंडिंग जरूरी भी क्यों होता है, बिकॉज हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए कंटिन्यूअसली पैसे की जरूरत होती है। तो एंड इट इज द फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच इंश्योर्स द फंडिंग। फिर अब तीसरी चीज हम आते हैं डिस्कस करने के लिए कि हाउ फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स, मींस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो हम थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। So as I told you, financial system means organizational setup of financial market। Financial market, like other markets, financial market ensures the availability of fund। जैसे वेजिटेबल मार्केट है तो वहाँ वेजिटेबल्स होता है, इंश्योर करते हैं। अगर कोई कम्युनिटी मार्केट है वहाँ कम्युनिटी करते हैं। गोल्ड मार्केट है, फाइन आर्ट्स का मार्केट है तो दे इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइन आर्ट। लाइकवाइज फाइनेंशियल मार्केट में वी इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब नाउ फाइनेंशियल मार्केट की जब बात होगी तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो दो प्लेयर हर मार्केट में होते हैं, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी दो प्लेयर होंगे। एक को आप बोलेंगे सरप्लस यूनिट, और दूसरे को आप बोलेंगे डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट
सरप्लस यूनिट मीन्स एंड दिस कुड बी एनीवन, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और गवर्नमेंट भी हो सकता है। और ये उनको हम बोलेंगे दोज हु हैव सरप्लस मनी। एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हमारे सोसाइटी में यही तीन एंटिटी होती है, इंडिविजुअल्स हम और आप जैसे लोग, देन ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, एंड गवर्नमेंट जो एडमिनिस्टर करते हैं सारे रिसोर्सेस। तो जब at one point of time as an individual you might have surplus money, at another point of time you might have deficit unit, you means you need money, you have shortage of money। तो ये वैरी करता रहता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस पैसा हो सकता है, एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत हो सकती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। सेम विद द गवर्नमेंट, वन पॉइंट ऑफ टाइम पे सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिसिट यूनिट भी आपका ये इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। दोज हु नीड मनी। अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपका लेंडर्स है और ये आपके बारोवर्स हैं। तो जैसे सारे मार्केट में एक सेलर होता है, एक बायर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेलर हो गया, सेलर ऑफ फंड। ये कहता है इतने रेट पर मैं आपको पैसे दूंगा। और ये बारोवर, बायर ऑफ फंड हो गया, ये कहता है कि मैं इस रेट पर आपसे पैसे लेता हूँ, एग्रीमेंट करता है। ये 8% रेट पर मैं ले रहा हूँ, 4% रेट पर ले रहा हूँ। तो अब देयर इज वन वे कि ये इनको डायरेक्ट पैसा दे दे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फंड। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट फंडिंग में कोई भी मार्केट में डायरेक्ट ट्रांसफर में, मतलब जो सेलर है और बायर के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफर में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो मैचिंग का आता है। द प्रॉब्लम इज विद द मिसमैच। इसमें जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इज विद मिसमैच। मिसमैच ये हर मार्केट की प्रॉब्लम है डायरेक्ट ट्रांसफर में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 1 लाख रुपए सरप्लस है और डेफिसिट यूनिट जो है उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो प्रॉब्लम मिसमैच की हुई कि नहीं हुई, कि आपके पास सरप्लस 1 लाख रुपए और सामने वाले को 1 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए कि 50 लाख रुपए है, सामने वाले को खाली 50,000 रुपए चाहिए। तो देर इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच। और इसी मिसमैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में एक बॉडी आती है जिसको आप बिचौलिया बोलते हैं, इंटरमीडियरीज। और चूंकि हम बात फाइनेंशियल मार्केट की कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसी मिसमैच की प्रॉब्लम का ऐसे ही आप जरा वेजिटेबल मार्केट को देखिए। एक किसान है, उसने कुंटलों पोटैटो टोमेटो डेवलप किया या प्रोडक्शन किया। अब आप एज ए रिटेल कस्टमर आप जाते हैं लेने, आपको चाहिए 4 किलो आलू, 4 किलो, 2 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर। हाउ, तो मिसमैच नहीं हो रहा है। तो व्हाट हैपेंस कि वो जो फार्मर है वो ट्रेडर को दे देता है
या इंटरमीडियरीज को या एजेंट को या ब्रोकर को दे देता है, और वो फिर या होलसेलर को दे देगा, वो वाया रिटेलर आपके पास पहुंचता है एज ए कस्टमर। तो कस्टमर और सप्लायर, तो जैसे वेजिटेबल मार्केट में सप्लायर कौन है? फार्मर्स, जो उसका काम करते हैं, जो उस क्रॉप्स को उगाते हैं। और कस्टमर कौन है? आप, हम जैसे लोग। तो हमारी रिक्वायरमेंट कम है, उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच। इसीलिए बिचौलिया आ जाता है, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, जिनको आप ट्रेडर, ब्रोकर, एजेंट जो भी कहना है कह लीजिए। तो वहां पे क्या होता है कि होलसेल ट्रेडर्स होते हैं जो जाके परचेज कर लेते हैं, देन वाया रिटेलर सब्जी मंडी के थ्रू वो आपको सप्लाई करते हैं। अब आप जो है उस मिसमैच की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। सेम विद द कमोडिटी मार्केट। जो फार्मर्स होते हैं, उनकी क्रॉप्स होती है, चाहे वो व्हीट हो, गेहूं, चावल, कुछ भी हो, पल्सेस हैं। अब उसका प्रोडक्शन जिस स्केल पर होता है, एज एन कस्टमर, एज ए कस्टमर हमारी रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है, तो प्रॉब्लम मिसमैच की हुई। तो फिर क्या हुआ? एक बिचौलिया आ गया, ट्रेडर आता है, वो करता है। तो सेम विद द मार्केट, इन ऑल कैटेगरी ऑफ मार्केट, डायरेक्ट फंडिंग में, डायरेक्ट ट्रांसफर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मिसमैच। और जितनी भी मार्केट दुनिया में है, जितनी भी कैटेगरीज की मार्केट दुनिया में है, सब में ये प्रॉब्लम रही है। और तभी जो है इंटरमीडियरीज का कंसेप्ट है। मींस अगर अगर मिसमैच की प्रॉब्लम ना हो तो यू डू नॉट रिक्वायर द इंटरमीडियरीज। तो बिचौलिए हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड डायरेक्ट ट्रांसफर में मिसमैच। तो सिंस इन ऑल द मार्केट्स there is always a problem of mismatch in direct transfer, and that is why we require financial intermediaries. अब जरा इस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को ध्यान से देख लीजिए। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होता है हमारे पास बैंक्स। अब आप ध्यान से देखिए, बैंक्स, बैंक्स इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब कुछ नहीं करते। दे आर सिंपली इंटरमीडियरीज, इनका कोई बिजनेस नहीं। ये एक से पैसा लेते हैं और दूसरे को देते हैं। डिपॉजिटर्स, जिन एज ए कस्टमर हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो हम बैंक में अकाउंट खोल के वहां डिपॉजिट कर देते हैं। इनके पास वो पैसा जमा हो रहा था, डिपॉजिटर वो पैसे जमा करते हैं, और फिर बैंक जिसको पैसे की जरूरत होती है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोन के फॉर्म में उसको प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, बिजनेस लोन, तो बहुत कैटेगरीज के होते हैं। तो इस हिसाब से वो उनको प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क एपिटाइट। तो एक इंटरमीडियरी जो होता है वो बैंक होता है। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, क्योंकि ये मैचिंग में मदद करता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ऐसे ही जिसके पास 100 रुपए वो भी डिपॉजिट करेगा, 500 हो गई, जिसके पास 1 करोड़ हो गई, सब लोग डिपॉजिट एक जगह पूल कर देंगे। तो बैंक इज ए इंटरमीडियरी। और फिर बैंक उस पैसे को किसको ट्रांसफर करता है? डेपोजिट यूनिट, दोस्त हु नीड मनी। तो ये ये पहला इंटरमीडियरी। और इंडिया में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेपोजिट यूनिट, दैट इज सेलर टू बायर ऑफ फंड। दूसरा जो सबसे बड़ा इंटरमीडियरीज है उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइज भी आप इनको बोलते हैं। तीसरा जो इंटरमीडियरीज है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। और जो चौथा इंटरमीडियरीज है वो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और एक और इंटरमीडियरीज होता है, वो भी मोबिलाइजेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने किसान विकास पत्र,
या बहुत सारे होते हैं, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक इंटरमीडियरी है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में कौन होते हैं? जैसे आपके इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है। अभी जैसे एक नया शुरू हो गया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। आप लोग आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार पूरा स्ट्रक्चर और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप खुद ही पढ़ लेंगे सारी चीज। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली, ये फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके प्लेयर्स कौन। हैव यू डन दिस? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसी टिपिकल चीज तो है नहीं जो ना समझ में आई? आप तो आप उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे इंडिया में 3 कैटेगरी के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑल इंडिया लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड द थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सबको हम लोग डिटेल में करेंगे। ये आप जितना नाम ये सुन रहे हैं, सबको जब पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। बैंक्स में वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर, वन इज द कॉमर्शियल बैंक्स एंड द सेकेंड इज सोशल सेक्टर बैंक्स। नाम का सोशल सेक्टर बैंक है, सबसे ज्यादा करप्शन यही होता है, कॉस्ट ऑफ फंड सब ज्यादा यही होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में आपने नाम सुना होगा, लीजिंग कंपनीज, हायर परचेज, चिट फंड। बैंक्स में वी हैव 2 ब्रॉड कैटेगरीज, कॉमर्शियल बैंक्स का एक जाल है पूरा, देन वी हैव सोशल सेक्टर बैंक्स, इनका एक जाल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वी हैव 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ऑल इंडिया लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, then state level financial institutions, and the third one is specialized financial institutions. Investment institutions में we have insurance companies, mutual funds, provident fund, NPS। अब आप ध्यान दीजिए, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं, ये कुछ नहीं करते, इनका काम है पैसे को इधर से उधर करना, बस मोबिलाइज कर देना। जिसके पास सरप्लस है उनसे ले लेना है, और फिर जिनको जरूरत है उनको प्रोवाइड करना। एनबीएफसीज में है आपका लीजिंग, ये लीजिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग पुअर है। लीजिंग कंपनीज, हायर परचेज कंपनीज एंड चिट फंड। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा फंड क्रिएट होता है, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड ऑल।
these are the financial intermediaries. हाँ जी बोल, हाँ बोल। सर ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ये अभी अभी शुरू हुआ है 4-5 साल पहले। आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, इसी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे और फंड बनेगा, एंड आफ्टर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसी से उनको जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पेंशन देगी। न्यू पेंशन स्कीम, एंड इट इज ओपन फॉर एवरीवन। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें टायर 1 अकाउंट, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट, इस तरह से 2-3 कैटेगरीज बनी है। टीयर 2 अकाउंट कोई भी खोल सकता है, जनरल पब्लिक भी खोल सकता है। टीयर 1 अकाउंट इज मेंट फॉर द एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अब उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो कॉर्पस होता है उसको वन उसको वन एन्युटी प्लान में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में डाल करके, और फिर उसी से इंश्योरेंस कंपनी लाइफ लॉन्ग उसको पेंशन देती है। मतलब गवर्नमेंट अब पेंशन नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन देगी थ्रू एन्युटी प्लान विच इज परचेज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर? अब एक एक करके जरा समझिए। बैंक प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज, एंड देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द बैंक्स। बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें, वन इज द कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेकेंड इज योर सोशल सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक मतलब प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स में इतना ही फर्क है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। मतलब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके अकाउंट नहीं खोल सकते, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, ये आप नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। और चूंकि बैंक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होता है बैंक। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके यहाँ आप बैंकिंग सर्विसेज नहीं अवेल कर सकते। And there are three broad categories of financial institutions. One is the all India level financial institution, second is state level financial institution, and third one is specialized financial. Then you have investment institutions. इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, वो कोई स्कीम लाते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। जैसे बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, उसके थ्रू आपसे पैसे ले लेगा जिसके पास सरप्लस होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने खुद के बॉन्ड वगैरह लाते हैं और उसके थ्रू पैसे ले लेंगे आपसे। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कोई स्कीम लाते हैं मार्केट, और उस स्कीम से जब आप कन्विंस होते हैं उस कंसेप्ट और उस स्कीम से, तो आप उसमें पैसा पूल कर देते हैं, और इस तरह से इनको पैसा मिल जाता है, जिसको ये उनको देते हैं जहां पे जिनको पैसे की जरूरत हो। मीन्स ये तो इक्विटी के फॉर्म में किसी को ये लेंड करेंगे, देंगे, और या फिर ये लेंडिंग के फॉर्म में देंगे, लोन के फॉर्म। अब जो इन्वेस्टमेंट, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, डिफरेंट तरह के प्लान्स लाते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स लाते हैं। तो आपको वो प्लान चाहिए, तो आप उस प्लान में प्रीमियम के थ्रू आप हर साल या महीने, क्वार्टरली, जैसा भी आपका पेमेंट मोड है, आप उसको पैसे देते हैं। तो आप प्लान खरीदते हैं, उस प्लान में आप प्रीमियम के थ्रू आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पूल ऑफ फंड इकट्ठा होता है उसको वो इन्वेस्ट करती है मार्केट में या लेंड करती है जिनको पैसे की जरूरत होती है, और इस तरह से उस पैसे पे वो पैसा कमाते हैं, और फिर आपको बोनस के फॉर्म में या सम एश्योर्ड के, या जो गारंटीड बेनिफिट है या जो टर्म बेनिफिट है उसके फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरह की स्कीम्स लाते हैं, और इसी स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं पूल ऑफ फंड में। ऐसे प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का है, तो इसमें आप क्या होता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय का, तो एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, उस पैसे को वो यूज करते हैं मार्केट में, उससे अर्न करते हैं। वो पूरा एक ट्रस्ट होता है, पूरी एक बॉडी होती है जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, अगेन दिस इज लाइक म्यूचुअल फंड। ये एक कॉर्पस होता है, इसमें पूल ऑफ फंड होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप उस पूल ऑफ फंड, और ड्यूरिंग द अप टू द रिटायरमेंट, जब तक आप उसमें कंट्रीब्यूट करें उस पैसे को, एनपीएस पूरा एक ट्रस्ट होता है न्यू पेंशन स्कीम का। और ट्रस्ट के जो बॉडी होती है वो पूरा उस फंड मैनेजमेंट का, उसमें फंड मैनेजर्स भी होते हैं जो उस पैसे को मैनेज करते हैं,
और फिर उस पर अर्निंग करते हैं। और लास्ट में जब आप रिटायर होंगे, जिसका भी एनपीएस अकाउंट है, तो जो भी कॉर्पस होगा उसको वन टाइम वन एन्युटी, किसी भी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करके उसी से पेंशन दी जाए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नाम से ही क्लियर है, नॉन बैंकिंग मतलब ये भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब इनके यहाँ सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन एक चीज हो सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसे लेते हैं थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, दे मोबिलाइज द फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। और इस पब्लिक डिपॉजिट के लिए इनके पास जरूरी है, मस्ट हैव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, मस्ट हैव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से इनके पास लाइसेंस होना जरूरी है, तभी ये पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इनवाइट कर सकते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह की स्कीम लाएंगे और उसमें कहेंगे, जैसे आप देखते हैं कि सहारा के तमाम चिट फंड चल रहे थे जिनको मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं, तो वो लोग क्या होता है, घर जाके जगह जगह पे दुकानों पे पैसा डेली कलेक्ट करते हैं या मंथली कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये पब्लिक डिपॉजिट है, ये पब्लिक डिपॉजिट से पैसा मोबिलाइज करना। लेकिन ये तभी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कर सकता है, दे कैन मोबिलाइज द फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट ओनली व्हेन दे हैव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू डू सो। क्लियर? एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स नाम के लिए इनके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, बहुत सारे इनके सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो लोग उसको खरीदते हैं, इस तरह से पैसा पूल हो जाता है। और जो पूल ऑफ फंड होता है, वो पूरी बॉडी होती है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को मैनेज करने के लिए। दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द मार्केट या लेंड दोज हु नीड मनी। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। राइट। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है ना कि इन फाइनेंशियल मार्केट वी हैव टू मेजर प्लेयर, एक तो सरप्लस यूनिट, वन इज डेफिसिट यूनिट, सेकंड वन इज डेफिसिट यूनिट। सरप्लस वो है जो लेंडर्स हैं, जो सेलर हैं, जिनके पास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा पैसा है, सरप्लस मनी है। और डेफिसिट वो है जिनको पैसे की जरूरत है, बोरोवर्स हुआ। तो डायरेक्ट फंडिंग भी होती है। डायरेक्ट फंडिंग का एग्जांपल, जैसे कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने शेयर इशू कर दिया, तो जनरल पब्लिक ने शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, तो ये डायरेक्ट फंडिंग है, इशू ऑफ शेयर डायरेक्ट फंडिंग। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग हमेशा ये डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ जाते हैं जो इनसे पैसे मोबिलाइज करके अपने पास रखते हैं, पूल करते हैं और फिर उसको सब्सिक्वेंटली डेफिसिट यूनिट को अवेलेबल कराते हैं। अब ये पूरी मार्केट को, इसको जितना भी आपने देखा, यही पूरा फाइनेंशियल मार्केट है। सरप्लस यूनिट, डेफिसिट यूनिट अलोंग विद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये प्लेयर्स ऑफ मार्केट है, दे आर द प्लेयर्स ऑफ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, इस फाइनेंशियल मार्केट की फंक्शनिंग स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब कि इनमें जो ग्रीवियंसेस है उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन हो, लॉ हो, तरीका हो, कायदा हो, कि अगर कोई कोई डिफरेंसेस होता है, कोई ग्रीवियंस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो कैसे उसका सेटलमेंट वगैरह होगा। तो इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करने के लिए, इस ब्लू वाले को आप देखिए, इसके लिए आपका जो कुछ और बॉडीज होती है जो काम करती है इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एसोसिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं आपके, एक तो होता है फाइनेंशियल रेगुलेटर होता है,
फाइनेंशियल रेगुलेटर, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, और दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स, अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो यू विल नेवर कंफ्यूज विद एनी ऑफ द टर्मिनोलॉजी। आप ये इंटरव्यू में भी आप